सुप्रभातम छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, आज हम फोर्थ सेमेस्टर की चर्चा करेंगे और सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। आज हिंदी के अंतर्गत आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करेंगे, कहानी। कहानी के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं। कहानी क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि कहानी मनोरंजन का एक साधन है। आज से पहले जब टेलीविज़न वगैरह नहीं था, दूरदर्शन नहीं था, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट जमाना नहीं था, तो लोग मनोरंजन का साधन, और आज भी जब हम कुछ मनोरंजन के हिसाब करते तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कहानियाँ जब लोग कहते थे तो कहानी के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता था। तो एक था मनोरंजन। मनोरंजन के द्वारा ही कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ भी प्रदान किया जाता था। ऐसी कहानी जो आपके जीवन से संबंधित हो, ऐसी कहानी जो आपकी घटनाओं से संबंधित हो, ऐसी कहानी जो समाज से संबंधित घटनाओं से वाकिफ़ हो। तो आज हम यही चर्चा करेंगे, कहानी। तो कहानी है क्या? कहानी क्या है? कहानी साहित्य की एक विधा है। साहित्य होता क्या है? कहते हैं ना कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। समाज के द्वारा ही दिखाता है कि वास्तव में कहानी क्या होती है। पहले में कहानी, जैसे राजा रानी कहानियाँ थी, तो पहले राजा रानी कैसे होते थे, चोर डाकू कहानी थी, तो पहले डकैत वगैरह कैसे, डकैत की कहानियाँ होती थी ना, तो डकैत वगैरह कैसे लूटते थे, किन किन माध्यमों से लूटते थे, लोग उनसे अपने को कैसे सुरक्षित रखते थे। तो ये सब क्या थी? ये सब कहानी थी। तो साहित्य की एक विधा क्या है? साहित्य की एक विधा कहानी भी है। और ये जो कहानी है, ये साहित्य का सबसे मनोरंजन साधन है। कैसा साधन है? मनोरंजन साधन है। साहित्य क्या कराता है? साहित्य हमको मनोरंजन कराता है। तो कहानी के द्वारा लोग मनोरंजन भी करते थे, ठीक, और इसके द्वारा कुछ उपदेश भी देते थे। तो कुल मिलाकर कहानी का माध्यम था उपदेश देना। कैसा उपदेश देना? जो आपके जीवन से संबंधित हो, प्लस मनोरंजन करा। आज भी लोग कहते हैं कि यार ऐसा कोई कार्य करिए, ऐसे विषय सिखाइए जिससे आपको मनोरंजन भी हो और वो सीख भी जाए। तो यही है कहानी। प्राचीन काल में आप लोगों ने देखा होगा दादा दादी कहानियाँ, नाना नानी कहानियाँ, ठीक, और छोटे बच्चे जो होते थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चाचा चाची कहानियाँ, और भी है बाल मनोरंजन की कहानियाँ जैसे थी। तो ये सब क्या थी? ये सब कहानी थी। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। बच्चों को दादा दादी कहानियाँ क्यों सुनाया जाता था? क्योंकि दादा दादी उनकी कैसे सेवा करते थे, उनके साथ कैसा व्यवहार होता था। दादा दादी आपको कौन कौन सी कहानी सुनाते थे? छोटे बच्चे होते हैं, जब आप भी छोटे होंगे तो दादा के एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर बहुत भयंकर था, ठीक, इस हिसाब से कहानियाँ होती थी। तो अब आते हैं कहानी की परिभाषा। कहानी को और स्पष्ट करने के लिए हम कहानी के कुछ साहित्यकारों की परिभाषा की चर्चा करेंगे। कहानी की परिभाषा, यदि परिभाषा पर दृष्टिपात किया जाए तो H.G. वेल्स एक साहित्यकार हैं। H.G. वेल्स, उन्होंने कहा कि कहानी एक छोटी रचना है। कहानी एक छोटी रचना है। H.G. वेल्स के अनुसार इन्होंने कहा कि कहानी एक बहुत बड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए। कहानी आपको, ताकि एक बार अगर आप बैठे तो कहानी आप पढ़ सकें। तो वेल्स ने कहा
कि कहानी एक छोटी रचना होनी चाहिए। आप अक्सर देखते कहानियाँ पढ़ते हैं कि 1 पेज 2 पेज की कहानी होती, कोई भी कहानी होंगी तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज से ज़्यादा नहीं होती है। और मुंशी प्रेमचंद के शब्द हम देखते हैं, ये उपन्यासकार कहानीकार सब हैं, श्रेष्ठ हैं। मुंशी प्रेमचंद इन्होंने कई कहानियाँ लिखे हैं और इनकी कहानियाँ आज भी समाज में सार्थक सिद्ध होती है। कहानी एक ऐसी रचना है, कहानी एक ऐसी रचना है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें क्या होनी चाहिए, जिसमें जीवन के किसी एक भाग, जिसमें जीवन की एक भाग या मनोभाव, एक भाग या मनोभाव को प्रदर्शित करना ही प्रदर्शित करना ही क्या होता है, लेखक का उद्देश्य होता है। करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। देखिए अब किसकी बात, चरित्र की बात यहाँ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि उसकी शैली, चरित्र और कथानक एक भाव को प्रकट करते हैं। उसकी शैली, चरित्र, कथानक, उसकी शैली, चरित्र, कथानक क्या करते हैं, एक ही भाव को प्रकट करते हैं। एक ही भाव को प्रकट करते हैं। देखिए मुंशी प्रेमचंद, एच.जी. वेल्स की तो आपको समय एक छोटी सूचना याद रखिएगा। जैसे एग्जाम में अगर कहानी के बारे में पूछता है तो कहानी की परिभाषा आप एक की जरूर देनी चाहिए। तो एच.जी. वेल्स की बहुत छोटी सी एक लाइन की रचना है, कहानी एक छोटी रचना है। मुंशी प्रेमचंद थोड़ा लंबा कहा, लेकिन देखिए उसके वाक्य, कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें किसके, जीवन का एक भाग, जीवन का एक भाग या मन की भाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। कहानी बहुत लंबी है, कहानी किसी एक भाग में होता है बस। जैसे राजा राजे की कहानी है तो उनकी एक किसी घटना को ले लिया जाता है या किसी एक समय का ले लिया जाता है, वही कहानी होती है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, उसकी शैली, चरित्र, कथानक एक ही भाव को प्रकट करता ही कहानी है। ठीक, कहानी के उदाहरण ले लीजिए जो कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी लीजिए, ईदगाह, या इनकी एक कहानी का नाम है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। इनकी ढेर सारी कहानियाँ हैं। कफन कहानी ले लीजिए, किसकी, कफन, मुंशी प्रेमचंद की। नमक का दरोगा, इनकी ढेर सारी कहानियाँ हैं। किसकी,
मुंशी प्रेमचंद की। अच्छा देखिए, पंच परमेश्वर उन्होंने क्या बताया? पंच परमेश्वर बताए, जो पंच होता है, जो भी होते हैं, लेकिन जब लोग पद पे पहुंच जाते हैं, उस कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं देखा जाता है। यही होनी चाहिए। तो कहानी के माध्यम से बताते हैं मुंशी प्रेमचंद कि पंच परमेश्वर में इन्होंने क्या दिखाया है कि जब आपकी जो मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक, ये आपस में मान लीजिए कभी कहीं सुना किसी बात हुआ और एक समय आया कि ये उस पद पे पहुंच गया, ये सोच रहा है कि यार हमने इसके साथ कुछ गलत किया है, इसके साथ आगे चलकर अब ये इस पद पे पहुंच गया है, ये मेरा भी नुकसान करेगा। लेकिन नहीं, जब व्यक्ति कुर्सी बैठता है तो उस समय उसको व्यक्तिगत चीज़ नहीं दिखाई पड़ता, वो उस कुर्सी के क्या महत्व होता है, उस कुर्सी पर बैठकर कैसा न्याय कर सकता है, वही होता है। तो यहाँ पंच परमेश्वर के बारे में यही कहा गया है। तो कफन लीजिए, कफन के बारे में क्या कहा है मुंशी प्रेमचंद ने? कफन बहुत ही अच्छी है। वो समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वास्तव में समाज में आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक गिलास के लिए किसी की भी एक गिलास में समझ रहे, एक गिलास पैक, एक गिलास दारू, ये जो होते हैं, तो एक गिलास दारू के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। किसी को मार सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या क्या सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मर गया हो तो अगर कफन का पैसा ना हो, ठीक, कफन का पैसा ना हो तो अगर कोई कफन का पैसा दे भी दे, चाहे लाश उसकी सड़ जाए, कहीं चलिए आज छक कर पिया जाए। तो यही इसमें दिखाया है। समाज में आज भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कहानी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि आज समाज में ऐसे भी दलित वर्ग हैं जिसकी अंतिम इच्छा भी पूरी के लिए नहीं किया जा सकता, अर्थात कफन के लिए पैसा दे दिया जाए तो उसको भी बेचकर वो दारू पी जाते हैं। नमक का दरोगा आपने देखा ही है, ईमानदारी के लिए जाना जाता है, ठीक। तो कुछ ऐसी कहानियाँ हैं। तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की, ईदगाह वो भी मुंशी प्रेमचंद का है, सती सावित्री, सती सावित्री कहानी आप लोग सुने होंगे। सती सावित्री सब लोग कहानी जानते हैं, किसकी है? वंशीधर की, वंशीधर की। तो ये सती सावित्री कहानी क्यों कहा जाता है कि आज भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने पति को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ गई और अंत में उसने विजय भी प्राप्त कर लिया। तो आज भी हमारे समाज में होता है कि महिलाएं इस कहानी को पढ़े और वो उसी बेस पर, यानी कमज़ोर ना हो, अबला ना हो, ठीक। और जैसे रानी दुर्गावती की कहानी वीर रस की है, तो रानी दुर्गावती कहानी किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कर्तव्य प्रयाणता कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इब्राहिम गर्दी, वृंदालाल वर्मा। तो ये जो भी कहानी है, चाहे सती सावित्री हो, चाहे ईदगाह हो, चाहे पंच परमेश्वर हो, चाहे रानी दुर्गावती हो, इन सब कहानियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उपरोक्त कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी ऐतिहासिक तथ्य को आधार बनाकर आदर्श प्रस्तुत करता है। कोई भी ऐतिहासिक कहानी में क्यों होता है? क्योंकि उसको आदर्श बनाकर हमारे ऊपर आधार रखा था भैया कि वो ऐसी महिला थी तो उन्होंने ऐसा काम किया, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपके अंदर कहानी के माध्यम से जोश भरा जाता है, शक्ति भरी जाती है, उत्साह भरा जाता है, ताकि आप में भी वो जोश हो और आप भी वो काम करें। तो ये किसके माध्यम से होता था? कहानियों के माध्यम से। और कुछ कहानियों के माध्यम से जो लेखक होता था वो तत्काल जीवन की घटित घटनाओं से, चाहे समाज की घटना हो, चाहे कोई भी कुप्रथा हो, उस समाज के सामने ले आता था
और ये दिखलाता था कि ये ऐसे भी आज के समाज हैं, आज भी लोग समाज में ऐसे हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। ठीक, जैसे ईदगाह में देखेंगे, लेखक ने मुस्लिम समाज में ईद के दिन का उत्साह का वर्णन किया है। साथ ही यह दिखाया है कि अपनी दादी को प्रेम करने वाला बच्चा हामिद उस दिन अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है, और क्योंकि उसके बिना दादी की उंगली तवे से जल जाती है। ईदगाह की कहानी क्या है? ईदगाह देखिए किसकी कहानी थी? मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद क्या दिखाना चाहते हैं? ईदगाह की कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि ईदगाह पर मेला लगता है। ठीक, मेले मान लीजिए एक गरीब माँ है और उसका एक बच्चा है। बच्चा डेली देखता है कि उसकी माँ जब खाना बनाती है, जब रोटी बनाती है, तो उस बेचारी के पास चिमटा तक नहीं था, वो अपना हाथ से ही रोटी क्या करती थी? रोटी पकाती थी। मान लीजिए आपने भी अनुभव किया कि जब रोटी कभी फूलती है तो क्या होता है, जब आप उठाने लगे तो भाप होता था। जब बेचारी बार बार जब रोटी को पकाती थी और रोटी को जब निकालती थी तो भाप से उसका हाथ जल जाती थी, बेचारी कलश के रह जाती थी। होता नहीं है, जब तक फिर रोटी, फिर दूसरी रोटी। अब छोटा सा बच्चा देखिए, उसके दिमाग में माँ के कष्ट को देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ईदगाह के समय जब ईद का मेला लगता है तो उसको कुछ पैसा मिलता है। गरीब बच्चा था, कुछ पैसा मिलता है। पैसा किस लिए मिलता था? मेले में जाइए और वहाँ घूमिए, टहलिए और कुछ खाइए। आपको भी मेले में पैसा मिलता होगा मेला देखने के लिए। दशहरा का समय आ रहा है भैया, कोरोना की वजह से आप लोग मेला देखने नहीं जा पाएंगे इस साल। ठीक, तो पिछले साल बात करिए, जब आपको मेले देखने के लिए आपके पिताजी मान लीजिए 10 रुपये देते हैं, तो 10 रुपये एक तरह समझिए कि खाने के लिए भी नहीं होगा। तो उस समय 10 रुपये बहुत होगा। तो मेले में जाता है तो बालक क्या करता है? वो मेला घूमता है लेकिन कुछ खाता नहीं। एक सामान खरीदता है, किसके लिए? अपनी माँ को कष्टों को दूर करने के लिए। देखिए लेखक ने कितनी अच्छी बात यहाँ कही है। लेखक ने ये बताया है कि एक माँ जो आपके लिए लड़ सकती है, आप भी तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं। नहीं कुछ कर सकते हैं, जितना बन सकता है उतना आप कर सकते हैं। ठीक, तो मेले में बच्चा जाता है और वो क्या खरीदता है? एक चिमटा। किसके लिए? माँ के लिए। और आता है, माँ कहती है बेटा कुछ खाए कुछ पिए, कहता नहीं। कहीं क्यों? तब दिखाता, कहता है माँ खाने तो क्या है, मैं घंटे आधे घंटे में खाने के बाद सो, लेकिन ये जो आपको है, आप जब भी रोटी बनाती तब को हाथ जलता है, ये चिमटा आपके लिए है। तो बताइए उस माँ का हृदय कैसा होगा? उस माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी? माँ का हृदय गदगद हो गया होगा। क्यों गदगद गया हो गया? क्योंकि इसको बेटे ने उसके लिए कुछ ले आकर दिया। ठीक, तो ये था कहानी। अब कहानी शिक्षण का महत्व क्या होता है? ठीक, कहानी शिक्षण का महत्व बात करते हैं। कहानी शिक्षण का महत्व क्या है? महत्व, कहानियाँ क्यों कहा जाता है? कहानी की शिक्षा क्यों देनी चाहिए? देखिए अभी हमने पिछले ही वीडियो में चर्चा किया था, अभी चर्चा किया था कि कहानियाँ कुछ प्रयोजन होती है, प्रयोजन ही कहानी को उपयोगिता को बढ़ाते हैं। कहानियाँ का कुछ प्रयोजन होता है, कुछ उद्देश्य होता है, वही उद्देश्य ही उसकी लोकप्रियता को बढ़ाती है। क्या कहते हैं? साधारणतः कहानियाँ निम्नलिखित होती है। पहला होता है जो कहानी होती है
मनोरंजन और आनंद के लिए। लेकिन अगर मनोरंजन के माध्यम से आपको कुछ शिक्षाप्रद कहानियाँ मनोरंजन और आनंद प्राप्त के लिए, ठीक। कहानी शिक्षण महत्व क्या है? पहला है मनोरंजन और आनंद प्राप्ति के लिए। दूसरा है शिक्षा और उपदेश। शिक्षा और उपदेश, ठीक। शिक्षा और उपदेश, पहला तो मनोरंजन आनंद ही प्राप्त। जब मनोरंजन और आनंद आपको मिलता है उसके साथ साथ कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए और कुछ उपदेश में दिया भी होता है, उपदेश की बातें भी होनी चाहिए। तीसरा होता है जीवन संबंधी रहस्य की घटनाएं। जीवन संबंधी रहस्य की घटनाएं। आपने अली बाबा 40 चोर की कहानी घटना पढ़े होंगे। तो जीवन के कुछ ऐसी संबंधित रहस्य की घटनाएं होती है जिसके बारे में कहानी के माध्यम से चर्चा की जाती है। अली बाबा 40 चोर में आपने देखे होंगे कि कैसे जीवन के क्या रहस्य होते हैं जो उसमें घटनाएं के बारे में बताया गया है। चौथा होता है आपका समाज की आलोचना। समाज की आलोचना, समाज की आलोचना। समाज उसकी आलोचना करता है क्या? उस कहानी के माध्यम से। यार ऐसा भी व्यक्ति होते हैं जिसे कभी समाज उसकी आलोचना करता है तो कभी समाज उसकी प्रशंसा करता है। जिसे ईदगाह कहानी ले लीजिए तो समाज क्या करता है? उस बालक की प्रशंसा करता है। कफन ले लीजिए मुंशी प्रेमचंद की, दोनों ही कहानी है। तो समाज क्या करता है? समाज तिरस्कृत करता है किसको? ओ जिन्होंने कफन को बेच दिया। तो क्या हुआ? समाज की आलोचना। पांचवा है सौंदर्य की अनुभूति। सौंदर्य की अनुभूति। आपने कहानी बहुत पढ़ी होगी, जब तक कहानी के अंदर सुंदरता नहीं होगी, नायक और नायिका नहीं होंगे, तब तक कहानी में आनंद ही नहीं आता। आज देखते हैं जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जितने भी फिल्म बनते हैं, जितने भी धारावाहिक बनते हैं, सब में सौंदर्य की अनुभूति होती है। तो आप समझ भी गए होंगे सौंदर्य का अर्थ क्या होता है। उसमें भी कुछ ऐसे पात्रों के द्वारा, कुछ ऐसे चरित्र के द्वारा, कुछ ऐसी शैलियों के द्वारा जिससे लोगों के अंदर सौंदर्य की अनुभूति कराया जाता है। छठवां होता है संदेश। कहानी के माध्यम से आपको कुछ अच्छे संदेश दिए जाते हैं कि भैया अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। कहने का मतलब अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कार्य का फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा नतीजा होगा। तो ये थे कहानी का महत्व। पहला था, देख लीजिए लाइन में, मनोरंजन आनंद। पहला उद्देश्य लोग कहानी इसलिए पढ़ते हैं कि उससे मनोरंजन और आनंद की प्राप्ति। दूसरा, जब मनोरंजन आनंद की प्राप्ति, उससे कुछ शिक्षा और उद्देश्य भी मिल जाता है। तीसरा, जीवन संबंधी रहस्य की घटनाएं। आप कहानी देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि यार अब आगे क्या होने वाला है, अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है। तो ये क्या है? जीवन संबंधी रहस्य की घटनाएं। उसके बाद समाज, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी मुख्य भूमिका में होते हैं, जो भी होते हैं, तो समाज उसकी क्या करता है? आलोचना करता है। सौंदर्य की अनुभूति। उसके बाद कुछ उसमें सौंदर्य की चीज़, सुंदरता भी भरी जाती है। लास्ट में होता है संदेश। कहानी के माध्यम से समाज को कुछ अच्छे कुछ बुरे संदेश दिए जाते हैं कि भैया ये होते हैं कहानी के माध्यम। अब कहानी पढ़ने और कहने और सुनने का उद्देश्य क्या होता है? तो यही चीज़ होता है
कहानी पढ़ने सुनने के उद्देश्य ये हो गया। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, दिमाग से लीजिएगा कि मनोरंजन आनंद प्राप्ति के लिए, शिक्षा और उद्देश्य के लिए, जीवन संबंधी रहस्य घटनाएँ के लिए, समाज की आलोचना के लिए, ठीक, ये सब होते हैं कहानी में। अब एक बात देख लिया जाए कि कहानी शिक्षण या कहानी पढ़ने और सुनने का उद्देश्य क्या होता है। ठीक, तो भैया मनोरंजन के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए और सुंदर उद्देश्य देने के लिए, बालकों में स्पष्ट तथा तर्क शक्ति को बढ़ाने के लिए। बालक ये कहानी कहते हैं तो उसके क्या होता है, तर्क शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। और बालकों में संयोग को प्रशिक्षित करता है, बालकों के हृदय वृद्ध में क्रमबद्ध, तर्क शक्ति, भावपूर्ण, इन सब का विकास करता है। तो ये क्या होता है कहानी शिक्षण के उद्देश्य। कहानी पाठ के प्रकार क्या होते हैं, कहानी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो होता है कहानी का गहन अध्ययन। कहानी जब भी आप करिए तो कहानी का गहन अध्ययन होना चाहिए। कहानी पाठ के प्रकार, कहानी पाठ के प्रकार, कहानी पाठ के कितने कौन कौन से प्रकार होने चाहिए। तो पहला आपका है गहन अध्ययन निष्ठ कहानी पाठ। गहन अध्ययन निष्ठ कहानी पाठ, यानी यदि आप कहानी पाठ कर रहे हो तो उसका गहन अध्ययन करिए, तब तो आप कहानी को समझ में आता है। दूसरा है आपका द्रुत पाठ, द्रुत पाठ, ठीक। तीसरा है आपका मौखिक पाठ। कभी कभी घटना क्या होती है, मौखिक कहा जाता है। चौथा है रचना, ठीक। कहानी पाठ के मौखिक पाठ करिए, द्रुत पाठ के गहन अध्ययन रचना करिए किसी भी कहानी की। उसके बाद संवाद पाठ, संवाद पाठ, ये है कहानी पाठ के प्रकार। गहन अध्ययन द्रुत पाठ मतलब समझते हुए पढ़िए, थोड़ा तेज पढ़िए, ठीक, द्रुत पठन में होता है। मौखिक पाठ, कुछ लोग कहानी मौखिक ही कहते रहते हैं। रचना, कुछ लोग कहानी की रचना भी करते हैं। उसके बाद कहानी कब होती है, जब उसमें वाद विवाद संवाद होता है, तब वो कहानी कुछ अच्छी लगती है। अच्छा ये बताइए बालकों की कहानी की क्या उपयोगिता होती है, ठीक। तो पहला, पाठ पुस्तक को रोचक बनाने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया जाता है। कि भैया कहानी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, रोचक होता है कहानी। और प्रकृति निरीक्षण, भूगोल और विज्ञान में कहानियों के माध्यम से शिक्षा देना बालकों के लिए हितकारी होता है। प्रकृति के बारे में बताइए, भूगोल के बारे में बताइए, इतिहास के बारे में बताइए, इन सब के माध्यम से कहानी की उपयोगिता होती है। और नेक्स्ट है कहानी मनोरंजन तथा आदर्श। कहानी मनोरंजन तथा आदर्श की स्थापना का मुख्य साधन है या मुख्य कार्य करता है। तो ये थे कहानी के पाठ, उपयोगिता, आदर्श, इन सब का अध्ययन कहानी कराता है, ठीक। अब मान लीजिए तो समझ में आया। कुल मिलाकर अगर आपको सार देखा जाए तो कहानी एक ऐसी चीज़ होती है जो मनोरंजन के लिए तैयार किया जाता है, मनोविकार के दूर करने का कार्य किया जाता है, साथ ही साथ शिक्षाप्रद कहानियाँ भी होती हैं।
शिक्षा मतलब कहानी पढ़िए, कहानी से आपको कुछ न कुछ उससे शिक्षा मिलनी चाहिए। समाज में क्या घटित हो रहा है, आज भी हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सब क्या होते हैं, ये सब कहानी ही दिखाते हैं कि भैया कहानी में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिसके द्वारा कहानी कही जाती है, जिसके द्वारा समाज में ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। तो आशा करते हैं आज कहानी आपको अच्छी समझ में आई होगी। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।